प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपनी चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं और आज मैंने इकाई 1 स्टार्ट किया है। तो बता दूं फ्रेंड्स, इकाई 1 से हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस टॉपिक को हम ज़्यादा पढ़ें और क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, ये भी हमें देखना है। और एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि आप भी जानते हैं कि कम पढ़ें और बेहतर पढ़ें। तो आज मैं कुछ टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है और मैं बताने वाली हूँ कि आपको किस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना है और कहाँ-कहाँ, किस-किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्नोत्तरी पूछी जाती है इकाई 1 से। ठीक है? यदि प्रीवियस ईयर की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इकाई 1 में जो मैंने अभी तक एनालाइज़ किया है, तो इकाई 1 से 4 से 5 प्रश्न बनते ही हैं। पहले तो 2-3 प्रश्न ही आते थे, लेकिन अभी जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग 4 से 5 प्रश्न बनते हैं, है ना? तो चलिए देख लेते हैं कि वो प्रश्न किस-किस टॉपिक से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हमारा एक टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है, हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये हमें पढ़ना है। सॉरी फ्रेंड्स। तो ये हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि हमारे लिए करना इम्पोर्टेंट है। इसको हमें देखना है। फिर दूसरा हमें देखना है हिंदी का भाषिक स्वरूप। तो जो हिंदी का भाषिक स्वरूप है, ये है हमारा है। इसके अंतर्गत हमें देखना है। फिर आगे मैं आपको बता दूँ कि हमें और क्या देखना है। तो इसके बाद आता है हिंदी भाषा प्रयोग विधि। ठीक है? हिंदी भाषा प्रयोग विधि को हम देखेंगे, ये हमारे अंतर्गत आता है। और फिर हमें देखना है देवनागरी लिपि को। और तो ये 3-4 टॉपिक हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक टॉपिक है हिंदी का भौगोलिक विस्तार। तो हिंदी का भौगोलिक विस्तार भी हमें देखना है। है ना? 5 टॉपिक मैंने आपको बताया। आप एक बात और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप वीडियो को गौर से देखिए, गौर से समझिए, क्योंकि ये शुरुआत हमारी अच्छी होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि 2 दिन के अंदर मैं आपको इससे बता दूँगी इसमें कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। और ये भी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सभी के पास अच्छी बुक है, ये दृष्टि की बुक है तो ठीक है, नहीं तो उसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम पर। यदि आपके पास सरस्वती पांडे की बुक है तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इकाई 1 और इकाई 2 के लिए। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है, इसके अंतर्गत क्या-क्या आता है। तो आपको पता है कि इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है, इसको 2 भागों में बाँटा गया है, वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। फिर आपको इसका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो है टाइम पीरियड भी याद रखना है कि ये इसका कालक्रम कब से कब तक था। ठीक है? आप ये उम्मीद करती हूँ आप जो-जो मैं बता रही हूँ उसको आप आज ही बुक लेकर के आप उसका रिवीजन कर लेंगे। मैं चाहती हूँ कि 2 दिन के अंदर आपका इकाई 1 समाप्त हो जाए। फिर हमें पढ़ना है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को। और जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, बता दूँ फ्रेंड्स, वहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल जाएँगे इससे। एक प्रश्न पूछा गया था कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिकी ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है ना? ऐसा पूछा था। और यहाँ से इनकी विशेषताएँ पूछ ली जाती हैं, जो इसमें वैदिक और लौकिक संस्कृति हैं, तो इनकी विशेषताएँ पूछ ली जाती हैं। कभी-कभी इनका कालक्रम भी पूछ लिया जाता है। तो वैदिक संस्कृत का जो कालक्रम है, वो कालक्रम है 2000 से लेकर के 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 800 ईस्वी पूर्व तक है। और जो इसी के अंतर्गत आता है लौकिक संस्कृत, तो उसका टाइम पीरियड है 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। तो उम्मीद करती हूँ आप इसका टाइम पीरियड फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। फिर इसी के अंतर्गत हमें पढ़ना है मध्यकालीन आर्य भाषा को। अब मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करूँ तो इसका टाइम पीरियड है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को देखते-देखते आप अपनी बुक को अपने साथ रखेंगे या वीडियो को बहुत गौर से सुन रहे होंगे। ठीक है? तो इसका हमें टाइम पीरियड याद रखना है कि 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी, ओह सॉरी, 500, हाँ, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक इसका टाइम पीरियड दिया गया है। और इसको 3 भागों में बाँटा गया है। एक पाल है, एक प्राकृतिक है और तीसरा कौन-सा है? अपभ्रंश है। जो अपभ्रंश है, तो हम अपभ्रंश को देख रहे हैं यहाँ पर है। अपभ्रंश है तो हमें पाल, प्राकृत, अपभ्रंश का भी टाइम पीरियड याद रखना है। और आपको पता है पाल जो है ये प्रथम प्राकृत के अंतर्गत आती है। फिर प्राकृत को द्वितीय प्राकृत के अंतर्गत लिया गया है और अपभ्रंश की बात करूँ तो ये तृतीय प्राकृत के अंतर्गत आता है। इन सब की विशेषताएँ और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आपको पाल की विशेषताएँ, प्राकृत की विशेषताएँ। अब जो आता है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स बता दूँ, ये सौर, सेनी, अर्धमागधी, मागधी, ये इतना इम्पोर्टेंट है। इनसे निकलने वाली बोलियाँ पूछी जाती हैं कि सौर, सेनी से किसकी उत्पत्ति हुई है, मागधी से, अर्धमागधी से।
इनकी उत्पत्ति किससे हुई है। अब इनके अंतर्गत जो बोलियां हैं वो पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये जो सौरसेनी अपभ्रंश है, तो सौरसेनी अपभ्रंश इसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ओ सॉरी पहाड़ी हिंदी आती है, ये सौरसेनी के अंतर्गत। फिर इसी के अंतर्गत इनकी बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का हमें देखना है। हमें राजस्थानी वर्ग के अंदर इसी के अंतर्गत जो राजस्थानी हिंदी आती है उसको भी देखना है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, और इनके क्षेत्र को भी देखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अर्धमागधी आप जानते हैं, पूर्वी हिंदी जो है उसका विकास अर्धमागधी से हुआ है, और पश्चिमी हिंदी का विकास आप याद रखिएगा सौरसेनी से हुआ है। और इसी के बाद आता है ये मागधी, तो मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है। बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। ऐसे ही आप अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, तो वहां भी आपको याद रखना है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी को। लेकिन आप याद रखिएगा कि इनके क्षेत्र कहाँ है, कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपभ्रंश के लिए, और अपभ्रंश को पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। बता दूं अपभ्रंश के लिए फ्रेंड्स काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अपभ्रंश है, इनकी विशेषताएं है पढ़ना है, फिर अपभ्रंश अवहट्ट भी पढ़ना है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बता दूं फ्रेंड्स कि अपभ्रंश आप जानते हैं कि जो अपभ्रंश इसकी विशेषताएं तो हमने हमने पढ़ने ही है। और सुनीत कुमार चटर्जी की यदि बात करूं, तो उन्होंने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी को ही क्या कहा था, अवहट्ट कहा था, ठीक है। और अपभ्रंश से बनने वाले कुछ मैं आपको प्रश्न बता दूं। तो प्रश्न आया था एक बार कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में सबसे पहली बार किसने किया, ये हमारा प्रीवियस ईयर प्रश्न था। तो यदि चाहें तो आप इसका उत्तर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में सबसे पहली बार किसने किया। और बता दूं अपभ्रंश से काफी प्रश्न और पूछे गए हैं कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताना, या फिर अपभ्रंश के लिए पूछा गया कि अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे। तो ये सब उसकी विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और बना था प्रीवियस ईयर का ही कि हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी के अंत तक को अपभ्रंश का स्वर्ण काल माना है। ऐसा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिला था। तो अपभ्रंश से फ्रेंड्स बता दूं बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अपभ्रंश को अवहट्ट को आप जरूर पढ़ेंगे। अब यहाँ आता है एक पुरानी हिंदी, ये पुरानी हिंदी का संबंध है, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यदि आप नेट जेआरएफ को लेकर सीरियस हैं, तो आपको ये जो छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं ना, यहीं से प्रश्न बनते हैं, इन पर आपको गौर करना होगा। आप ये करिए कि आपको ये रट जाना चाहिए। यदि आपको सिलेबस रट जाता है तो आप मान के चलो कि 40% आपकी तैयारी कन्फर्म है, ठीक है। अब मैं बात करूं पुरानी हिंदी का जो संबंध है, तो पुरानी हिंदी से भी बहुत सारे प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। एक बार इसी पुरानी हिंदी से प्रश्न बना था कि पुरानी हिंदी का एक प्रश्न हमें देखने के लिए मिलता है। प्रश्न है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया। एक प्रश्न बनता है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया। तो इसका जो राइट आंसर आया था वो गुलेरी जी हैं, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी हैं। और इसी पुरानी हिंदी से एक और प्रश्न फ्रेंड्स देखने को मिलता है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न बना था जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है। तो इसका राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, मैं विथ प्रूफ बता रही हूँ आपको कि फ्रेंड्स बता दूं इतना सब कुछ लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको बता सकूं। कि मेरे पास बोर्ड होता तो काफी अच्छा रहता। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो नए सिरे से अभी नए एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहती, जो पहली बार एग्जाम को अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उनके लिए ये सभी सभी पढ़ना काफी उनके लिए सहूलियत होगी, ठीक है। तो अब ये हमने देख लिया पुरानी हिंदी से कुछ बनने वाले प्रश्न थे जो एग्जाम में आए हैं। अब हम देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण इसका जो भौगोलिक विस्तार है, तो हमें ये देखना है भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स कि ये हिंदी जो है वो कहाँ कहाँ तक फैली है, और इसकी जो बोलियां हैं वो कहाँ तक है, क्योंकि यहाँ से बोलियों से काफी ज्यादा प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आ जाता है कि बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ मिलान करने के लिए आ जाता है, या फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत पूछ लिया जाता है कि इसका विकास कैसे हुआ है। तो हम जानते हैं कि अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, यदि आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेंड्स मुझे बता सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगी।
फिर हमें हिंदी की उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपको पता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, इन सब के अंतर्गत आपको पता है कि प्रश्न कैसे बनते हैं, है ना। आप जानते हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है। फिर आप ये भी जानते हैं राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन है, तो राजस्थानी में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी आती हैं, है ना। बिहारी वर्ग के अंतर्गत आपको पता है कि भोजपुरी, मगही, मैथिली आती हैं। पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत आप ये मतलब ये सभी चीजें आपको बुक में उपलब्ध हो जाएंगी, बस आपको उसको पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है। अब हम बात करते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। मैं बता दूं इसका कोई टॉपिक भी नहीं छूटा है कि जहाँ से प्रश्न ना आए हुए हों। तो खड़ी बोली से भी काफी सारे प्रश्न बने हैं। एक प्रश्न खड़ी बोली का मैं आपको बता देती हूँ कि बना था कि खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, खड़ी बोली के लिए प्रश्न बना था कि सुनीत कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो जनपदी हिंदुस्तानी का। एक और प्रश्न बना था कि खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है, तो इसका भी ये भी प्रीवियस क्वेश्चन था। प्रेम सागर और जो कि लल्लू लाल जी का है, खड़ी बोली में लिखा गया था। और काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन सब टॉपिक को छोड़िएगा नहीं। एक 1-2 दिन का है ये, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद ब्रज अवधि की विशेषताएँ आपको पढ़ लीजिए। फिर हिंदी के विविध रूप, हिंदी के विविध रूप जो हैं, उर्दू, दक्खनी, हिंदुस्तानी, इनको आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बता दूँ हिंदुस्तानी जो है, हिंदुस्तानी से भी रिलेटेड क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने प्रश्न देखे थे, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ इसको भी आप पढ़िएगा। यदि आपके पास सरस्वती पांडे की बुक है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे। हिंदी का जो भाषिक स्वरूप है, हिंदी का जो भाषिक स्वरूप है उसको भी आपने पढ़ लेना है। हिंदी के भाषिक स्वरूप को, हिंदी की स्वर्णिम व्यवस्था, खंड, खंड्येतर हिंदी, ध्वनियों के लिंग के वर्गीकरण का आधार, क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न बने हैं, काफी बार यहाँ से प्रश्न फ्रेंड पूछे गए हैं। हिंदी की शब्द रचना की बात करूं तो ये तो आपको आपने पहले भी पढ़ा है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इनको आपने ये जो ग्रामर है आपने पढ़े हुए हैं पहले भी, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ ये इन सब बातों को बताने की मुझे आवश्यकता है। और फिर बता दूं कहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो ये जो यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना रहती है, हिंदी भाषा प्रयोग और विधि। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा से 1-2 बार प्रश्न देखने के लिए मिले हैं। और जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बता दूं यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक है, जिसको मैं आपको बता देती हूँ। एक टॉपिक है देवनागरी लिपि, और एक टॉपिक हमारा क्या है, ये राजभाषा। संविधान के अंदर गत मतलब हिंदी की संवैधानिक स्थिति, आपको संवैधानिक स्थिति हिंदी की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार प्रश्न यहाँ से फ्रेंड्स बनते ही बनते हैं। हिंदी की संवैधानिक स्थिति से इतना ज्यादा प्रश्न बनता है, 2-3 प्रश्न, 2 प्रश्न तो यहीं से आ जाता है हिंदी की संवैधानिक स्थिति से। और 1-2 प्रश्न कहाँ से बनता है, यहाँ से बन जाता है। ये जो हमारा सौर श्रेणी, अर्धमागधी, ये सब है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन प्रश्नों पर आप जरूर ध्यान करेंगे, इनको गौर करेंगे, इनको पढ़ेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, यदि मतलब यदि मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। मैं चाहती हूँ कि हम कम पढ़ें लेकिन सार्थक पढ़ें। मैं एक माध्यम बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं वो माध्यम बन जाऊँ। मैं आपको ये बता दूं कि फ्रेंड्स क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है ना। तो यहाँ से फ्रेंड्स काफी सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, है ना। तो प्रश्न बनते ही हैं, और ऐसे प्रश्न बनते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं, किस अनुच्छेद 343 से लेकर और 351 तक के अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं। या प्रश्न बन जाता है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली। तो काफी सारे प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ से बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है वो आपके लिए लाभदायक होगी। और एक प्रश्न आप जानते हैं इस तरह भी बनता है कि संविधान की किस अनुसूची में या 8वीं अनुसूची में संविधान की मतलब कौन सी भाषा को शामिल किया गया है या कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। इस तरह का प्रश्न काफी देखने को मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए आज की वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। और आज जितने टॉपिक मैंने कह दिए हैं कि आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आप उनको जरूर पढ़ेंगे। एक प्रश्न जिसे मैंने कहा देवनागरी लिपि को आप पढ़ लीजिए। हिंदी की संवैधानिक स्थिति को आप पढ़ लीजिए। आपकी जो ये टॉपिक आपके लिए है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसको पढ़ लीजिए। और पढ़िए हिंदी की जो हिंदी का भौगोलिक विस्तार पढ़ लीजिए, हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार है इसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ से
काफ़ी प्रश्न बनते हैं। यहाँ से 1-2 प्रश्न बनते हैं हिंदी का जो भाषिक स्वरूप है, यहाँ से क मैंने देखा जैसे लिंग वचन से तो मैंने अभी प्रश्न देखा नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न बन जाते हैं जैसे संज्ञा सर्वनाम से 1-2 बार प्रश्न पूछे हैं, तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसको तो हम 5वीं 6वीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी ईज़ी हैं, ये हमसे बन जानी चाहिए। ठीक है? तो इन पर आप ज़रूर अपनी कमांड बनाएँ और मॉक टेस्ट हमेशा करते रहें। मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं टेलीग्राम पर आपको 10 से 15 प्रश्न डेली उपलब्ध कराऊँ, इसी से रिलेटेड, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएँगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स एक बात और कहना चाहूँगी, यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं बेझिझक। मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं आप सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।